मेरा एक सिद्धांत है, क्या है, मैं बचपन से मेरे पिताजी भी यही बोला, किसी को अच्छा नहीं कर सकते तो किसी को बुरा मत करो। जी नहीं, किसी को अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। लेकिन इस प्रकार से लोग जीना नहीं चाहते। लोग कभी भी नेगेटिविटी की तरफ सोचना ही नहीं। अगर नेगेटिविटी की तरफ सोचोगे, जैसे आप देखे होंगे काफ़ी लोग तो आजकल मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं। मैं कभी नेगेटिविटी में नहीं सोचा। हाँ, होगा, पक्का होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। नमस्कार, जज्बा में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। और आप जानते हैं जैसे कि यहाँ कोई जाबाज सिपाही आते हैं और अपनी कहानी सुनाते हैं, इसी तरह यहाँ एक जाबाज सिपाही हमारे यहाँ मौजूद है और जिनका नाम है हवलदार वीरप्पा जी। नमस्कार वीरप्पा जी, नमस्ते जी। आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम जज्बा में। तो अब हम जानना चाहेंगे आपकी कहानी, जो हमारे श्रोता सुनना चाहते हैं और उत्सुक है। जी मैम, जो मेरा नाम वीरप्पा के भी है। मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का कांस्टेबल जीडी जी। और मेरा जन्म जो है कर्नाटक मैसूर से है। और मैं एक्चुअली जो बेसिकली मेरा पिताजी फार्मर थे और हमारा घर भी मतलब उसी हिसाब से था। अपना का जो कास्ट जो है कुमार कास्ट का था, मटका वगैरह जो बनाते थे। हाँ जी। और खेतीबाड़ी भी करते थे साथ में दोनों। और वो मेरा दादा दादी ये सारे उन्होंने वैसी काम पे उन लोग भी अपना दिन बिताते थे और उनका ज़िंदगी उसी से गुजरता था। और मेरा पिताजी ने एजुकेशन दिलाया। मेरा जो 1979 में मेरा जन्म हुआ, तो एक छोटा सा गांव में, तो पता है गांव कैसे होता है। अभी तो गांव तो अच्छा सारे सुविधा हो गया। जब हमारा जो अभी मेरा उम्र हो गया 45 साल, उससे पहले का जो पता है कोई सुविधा नहीं है, रोड नहीं है, जो भी सारे चीज़ इन चीज़ों में तो बहुत सिटी से बहुत अलग थे, अर्बन एरिया से अलग थे। तो अभी मुझे 10वीं का बाद, मतलब 10वीं से पहले 8th स्टैंडर्ड में मैंने एनसीसी ज्वाइन किया जी। हाँ, मेरा तब से मेरा सफ़र शुरू हुआ। मैं फौज में जाना है जी। मेरे को डिसिप्लिन फोर्स में जाना है करके मेरे को 8th स्टैंडर्ड चयन किया। 10th में मेरे को ये सर्टिफिकेट मिला। फिर +2 में मैंने जो फिर से ज्वाइन किया, उसमें मेरे को उस बी सर्टिफिकेट मिला। फिर ग्रेजुएशन भी मैंने करा यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से जी। BA से मैंने किया है। उधर NCC ज्वाइन किया लेकिन पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि उस टाइम पे मेरा पिताजी घर का हालात ख़राब था, कंडीशन थोड़ा सा ख़राब होने लगा। तो मैंने NCC कंप्लीट कर लिया लेकिन एग्ज़ाम अटेंड नहीं कर पाया। जी जी। तो मेरा दिल में ये लगा कि मैं फौज में ज्वाइन करना ही है। तो मैंने एज ए कांस्टेबल जीडी से 2001 अक्टूबर 3 तारीख को मैंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में मैंने ज्वाइन किया बेंगलोर में। तो मैंने कोई आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का कोई इंटरव्यू मैंने नहीं देखा। तो क्योंकि हम तो बेसिकली गांव से हैं, हम तो खेती का गांव काम तो हर चीज़ करते हैं, फिजिकली सारे काम होते हैं। मैंने भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं और दौड़ की ज़रूरत नहीं और जंप करने की वाला कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे मेरा दोस्त के साथ गया, हम दोनों ज्वाइन किया एक ही साथ। आज अक्टूबर 3 तारीख को हमने ज्वाइन किया। वो भी अभी दिल्ली में ड्यूटी कर रहा है मेरा दोस्त जो। तो फिर उसके बाद ज्वाइन करने के बाद मेरा ट्रेनिंग के लिए जोधपुर भेजा। जोधपुर राजस्थान में मैंने 2001 में ज्वाइन करके उधर ट्रेनिंग किया। उसके बाद मुझे पंजाब में मेरे को उस समय 2001 में संसद के ऊपर हमला हुआ बोल के बॉर्डर में हाई अलर्ट हुआ। उस समय मैंने उधर यूनिट में ज्वाइन किया। फिर उसके बाद पंजाब में 2 साल करने के बाद गुजरात में मेरे को 3 साल वहाँ पे ड्यूटी की। बॉर्डर एरिया पूरा कच्छ भुज में पूरा बॉर्डर एरिया, खारा पानी मिलता है, उधर पानी पीने को भी नहीं मिलता है। एक्चुअली जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है आज का डेट में पूरे एंटायर इंडिया के अंदर जो है, बांग्लादेश बॉर्डर होगा और पाकिस्तान बॉर्डर हुआ, पूरा BSF ही ड्यूटी कर रहा है। तो पता ही है आपको कितना ऐसे हालात, मुश्किल हालात में ड्यूटी कर रहा है। रेगिस्तान में और आंधी तूफान बारिश जितना होता है
उसका कोई हद नहीं है, खड़ा होने का कोई चाव नहीं है और पेड़ नहीं है, और वो ऐसे मुश्किल हालात में ड्यूटी करके अपना जवान ये करता है। ऐसे में 2013 में मैंने कोर्स किया, एज ए बम डिस्पोजर कोर्स किया मैंने। जी जी। तो उसी बेस में मुझे ट्रेनिंग सेंटर में मेरे को एज ए इंस्ट्रक्टर पे मेरे को अपॉइंट हुआ। मैं 5 साल उसमें नया ट्रेनिंग्स जो होता है उनको बम डिस्पोजल के बारे में मैंने उनको क्लास लेता था और उनको सिखाता भी था, और उसके बाद अच्छा डिसिप्लिन भी मिला ट्रेनिंग सेंटर में रहने के बाद। स्टूडेंट्स को जो आते हैं, नया रिक्रूट्स आते हैं, उनको मोटिवेट करने को अच्छा मुझे एक अपॉर्चुनिटीज मिला। सर, आपसे एक और सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि जो आपके प्रोफेशन से जुड़ा है, जी। और जो आपने कहा बम डिस्पोजल करने का जो आपका ये काम आपने किया, तो कभी हम जीवन में भी ऐसे बहुत बड़ी घटनाएं होती हैं जो बम की तरह ही रहती है, तो जब आप उसको डिस्पोजल करने के लिए जा रहे हैं तो उस वक्त आपके मन में क्या रहता है, और इस तरह के अगर हमारे जीवन में कुछ घटना हो तो किस तरह की सोच हमें रखनी चाहिए? जैसे ही मतलब रेडियो वगैरह जो डिफ्यूज करने जाते हैं जी, अगर मानसिकता से अगर डिप्रेस में है, कुछ उस प्रकार का उसको कुछ मेंटली कुछ टार्चर है, कुछ इस प्रकार का है, वो बिल्कुल नहीं कर सकता है जी। अगर वो उसका दिल के अंदर आ जाता है मैं क्या अभी क्या होगा, हाँ। पहले ब्लास्ट हो जाए, पहले क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसी हिसाब से वो उसको मेंटली सेटअप होना पड़ता है। इसके अंदर जो पूरा टीम रहता है, जी जी, तो एक या 2 आदमी से नहीं होता है, उसमें भी कैमरामैन रहता है और अलग अलग टेक्नीशियंस रहते हैं, सारे अलग अलग उनका काम बटा रहता है। अभी मेन जो टारगेट में कौन जाएगा, वो सारे जो बम शूट पहन के जो बम शूट पहन के कौन जाएगा, ये सारे मतलब अलग अलग बटा रहता है। जैसे अभी हमारा कैमरामैन सर लोग जो है, सबका अलग अलग काम है, उस प्रकार से बटा रहता है। लेकिन इस काम के लिए जो जाता है, डिफ्यूज करने जाता है, उनको जो मेंटली फिजिकली एकदम फिट रहना है, तब जाके कार्य जो हासिल हो सकता है। और जो मेन इसके अंदर जो है, जो डार्क स्क्वाड जो होता है, डार्क स्क्वाड जो मेन इम्पोर्टेंस होता है, वो भी इम्पोर्टेंट, हाँ, उन्हीं का सहारा से तो बहुत सारे हासिल होता है। जो डार्क को इतना कैपेसिटी है, कितना 5 से 6 गुना ज्यादा इंसान से सूंघने का क्षमता जो है, जी जी, 5 से 6 गुना ज्यादा है। और पता नहीं किसी घर में नॉनवेज बना हुआ पहले पहुंच जाएगा। आप देखे होंगे, उसी को ट्रेंड, वैसे जानवर को हमने ट्रेंड करके डॉग्स को यूज करते हैं। और जो डिफ्यूज करने के लिए जो जाते हैं, उनका मेंटालिटी जो है, उनका फिजिकल जो है एकदम तंदुरुस्त अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और उनका मन के अंदर कोई हड़बड़ाहटी और डबल गेम नहीं होता, माइंड जो है डबलिंग नहीं होता है, एकदम जो डिसीजन मेकिंग परफेक्ट होता है, वही है। और तो वही लाइफ में आप, हाँ, वही लाइफ में भी वही है मैडम। अभी जो को अच्छाई बुराई सब अब हमारे को दिखता है जी, हमारे को कौन सा रास्ता चुनना है, कौन सा रास्ता में जाना है। अभी मैंने नेशनल हाईवे में जाना है, हाँ, नेशनल हाईवे में जाना है, तो छोटा सड़क में क्यों जाऊंगा मैं, हाँ। ऐसे ही जिंदगी में भी अच्छा ऑप्टिकल्स बहुत सारे आता है, अपना ऑप्टिकल्स को पार करके अपना अच्छा जिंदगी को निभाना है मैडम। जब फर्स्ट टाइम हमने गए थे तो उसमें क्या है कि हम लोगों के पास कुछ इक्विपमेंट्स कम था, हाँ, कुछ कम था, तो उसको डिफ्यूज करने का क्या है कि सीधा उसको हमने पूरा डिस्पोज कर दिया उसको। क्यों? अब अभी उसके अंदर किस प्रकार का जो मैकेनिज्म से बना हुआ है ये पता नहीं होता, हाँ, कौन सा सेंसर से बना, क्या पता चलता है, क्या पता चलता है, सही बात है। अभी कोई अंदाजन करना, कोई दूर से बैठ के कुछ रिमोट से कुछ कर रहा, ये भी हो सकता है, हाँ, कुछ भी हो सकता है, कोई पता नहीं, बनमुट्टी के अंदर कुछ भी हो सकता है, हाँ, वो भी ऐसे ही है। अभी वो जो कुकर बम जो बनाता है, हाँ, उसके अंदर क्या है, क्या पता किस प्रकार का मैकेनिज्म लगा है, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है आजकल, जी जी जी। तो उस प्रकार उसमें हमने सीधा जो प्लाइंट चार्ज लगाया, हाँ, फिर उसको वहाँ पे आसपास में कोई कतरा वाला जगह नहीं था, तो उसको हमने वहाँ पे ही उड़ा दिया उसको। अच्छा। उसको छेड़छाड़ नहीं किया, उसको उड़ा ही दिया, छेड़छाड़ नहीं किया। मतलब ये भी करना पड़ता है सर, क्योंकि ऐसी जगह पे कुछ अपना टीम भी नहीं पहुंचना मुश्किल होता है ना, बराबर है। अभी मैं उसको मेंटली प्रिपेयर होके किस प्रकार से करना है, अपना कमांडर से पूछना,
किस प्रकार से उसको बहुत डिस्पोज सारे करना प्रोसेस से है। जाना हाँ, बहुत सारे प्रोसेस है और उसको करके अभी उसको उधर ही डिस्पोज कर दिया। ऐसे ज़्यादा मतलब यहाँ पे भीड़ भीड़ा का जो जगह होता है, कुछ ऐसे मतलब गांव है, सिटी है, शहर है, कुछ रेलवे स्टेशन है, कुछ ऐसे जगह हिस्टोरिकल प्लेसेस है, ऐसे जगह में होता तो उसको पूरा टीम आता है और टीम आके उसको स्कैन करेगा सारे, जैसे हम लोगों को एक्सरे करता है ना, उसका भी स्कैन करता है। जी जी। पूरा फोटो निकलता है उसका भी। हाँ, उस प्रकार से करके उसको ये करता है। लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे जो मिला, हमने सीधा उसको डिस्पोज कर दिया उसको, क्योंकि इसलिए किया कि वहाँ पे हम लोगों का पूरा टीम का कमी आती। अच्छा। और दूसरी बात है कि पूरा जंगल झाड़ी में तो हम लोग पूरा टीम को नहीं ले जा सकते हैं ना, मतलब आपके पास ऑप्शन भी होते हैं ऑप्शन कि भी ये हुआ, ऐसे हुआ तो हमको ऐसे करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो मेन इम्पोर्टेंट सुरक्षा का ध्यान रखना, सुरक्षा का ज्यादा ध्यान हाँ, रखना, लोगों को पब्लिक प्लेस है वहाँ। नुकसान नहीं हो, उस प्रकार से जी उसको ये करके डिस्पोज किया हमने उसको। वहाँ से आने के बाद जो मेरा पोस्टिंग हुई 2016 में, तो यूनिट जो है CI ऑफ छत्तीसगढ़ जा रही थी, 2016 में जा रही थी। तो मैं वहाँ पे कमांडो टीम में मैंने ज्वाइन किया, यूनिट CI ऑफ का कमांडो टीम में ज्वाइन किया। उसमें भी मैं एज ए डिस्पोजर, बम डिस्पोजर का पद पे मैंने ज्वाइन किया। सारे तो कमांडो टीम पता ही आपको, तो मुझे एज ए बम डिस्पोजर के तौर पे मुझे लिया। तो मैंने अपना काम अच्छा निभाया भी। 4-5 IED को मैंने डिफ्यूज़ किया, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव को मैंने डिफ्यूज़ किया छत्तीसगढ़ में, और मेरा सफ़र वहाँ से शुरू हुआ। और 2018 फरवरी 6 तारीख को मुझे गन शॉट इंजरी हुई। तो वो बहुत बड़ा कहानी मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ। जी सर। 5 डेज का ऑपरेशन ड्यूटी थी। एकदम घने जंगल है, तो वहाँ पे कुछ नक्सली लोग जो है, उनका मूवमेंट्स और उनका ट्रेनिंग सेंटर, उनका जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ पे है बोल के इन्फॉर्मेशन मिला। फरवरी 2 तारीख को मैं छुट्टी आना था, लीव के लिए मैंने एप्लीकेशन दिया था। तो बोला, मेरा कमांडर ने बोला छुट्टी आप बाद में चले जाइएगा, ऑपरेशन ड्यूटी करके चले जाओ। तो फरवरी 2 तारीख को हम लोग लगभग आने जाने का पूरा ऑपरेशन ड्यूटी पैदल, मतलब पूरा क्रॉस कंट्री में जाके आने में कम से कम 180 किलोमीटर था पूरा सफ़र, बोथ साइड आने जाने का पूरा 180 किलोमीटर था। और पानी का इतना प्रॉब्लम है और गर्मी का मौसम है, और पानी का आपको पता है जंगल में तो कैसे रहने के लिए कितना मुश्किल होता है। मच्छर बहुत खाते, जंगली जानवर है, सांप बिच्छू है, बहुत सारे। पूरा 4 दिन पूरा जंगल में बिताए। और उनका जो जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिली थी, उस जगह पे हम जाके पूरा मतलब हमने उनको डिस्पोज किया। मतलब वो लोग छोड़ के कुछ भाग गए थे, उनका कैंप को हमने पूरा अपना कब्जे में लेके, पूरा उनका इक्विपमेंट्स, मटेरियल्स सब लेके हम लोग अपना वहाँ से किया। फिर ऊपर से हम लोग लास्ट दिन हमारा ऑपरेशन ड्यूटी खत्म हो गया, फिनिश। कम से कम उस ऑपरेशन ड्यूटी के अंदर पूरा क्लोज होके आई थिंक 1200-1300 नफरी थी। सबका अलग अलग टास्क था, लेकिन कमांडो टीम का जो टास्क होता है मेन, जो जहाँ पे जो कुछ टारगेट है उसका ऊपर जो होता है। लेकिन उसके अंदर जो हमने पूरा करके आने लगा, तो वहाँ से हमारा मात्र 5 किलोमीटर हमारा कैंपस बची थी। रात को हमने नाइट आउट किया उस कैंप में, जो मतलब यहाँ पे टेम्पररी एक पहाड़ी थी छोटी सी, उसमें नाइट आउट किया। नाइट आउट करने के बाद मॉर्निंग हमने वहाँ से निकला, रवाना हुआ। तो आते समय तो हम लोगों का उनका कैंपस को हमने नुकसान पहुँचाया ना, उस वजह से उन्होंने बदला लेने के लिए हम लोगों का टीम का ऊपर गोलाबारी शुरू कर दी। तो गोलाबारी शुरू कर दी, तो मैं फर्स्ट में था, तो मुझे ये नहीं पता चला कि फायरिंग तो चालू हो गया, अपने सामने दोनों का चालू हो गया, तो मुझे ये नहीं पता चला कि मेरे को गोली लगी है। और राइट फीमर बोन में मेरा बोन तो टूटा है, मेरे को पता नहीं है। लेकिन जैसे पैर उठा रहा हूँ, लेकिन पैर उठ नहीं रहा है पूरा। फिर एकदम दूसरा वो ऐसे उठा के रखा, तो नीचे एकदम गिर गया मैं। तो गिर गया तो मैं क्या हो गया, मेरे को उस समय कुछ पता नहीं चला। एकदम जरा सा भी मच्छर काटने का भी दर्द नहीं हुआ, कुछ भी पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, मैं कैसे पैर क्या हो गया, सुन्न हो गया एकदम। तो फिर मेरा फीमर बोन जो है पूरा क्रश हो चुका था।
तो मेरा साथी जो मेरा एक बड्डी मतलब दो जवान का साथ में जी, मतलब जी। बड्डी बनाता है, जी जी तो उसने बोला, वो भी साउथ इंडियन था, अन्ना आपको क्या हुआ? बोला अब क्यों नहीं चल पा रहे? बोला अरे कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं। फिर उसने वो मेरे पैर की तरह देखा तो खून पूरा बहने लगा बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके बाद उसने फर्स्ट एड, हमारा पूरा टीम जो फर्स्ट एड देना शुरू किया और साथ ही साथ फायरिंग भी चलता रहा। तो वहाँ से कैंप जो है मेरा कैंपस में, मेन कैंपस में लाने के लिए बेस कैंप में 5 से 6 किलोमीटर का लमसम था। तो वहाँ से इन्होंने टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाया, ग्राउंड शीट और जंगल से लकड़ी से स्ट्रक्चर बना के उन्होंने वो पहाड़ी से नीचे उतर के लाए और इन्होंने इतना मेरा जान बचाई। और दूसरी बात क्या है कि बेस कैंप में पहुंचते पहुंचते मॉर्निंग 5:30-6 बजे का मुझे गोली लगी और जब तक फायरिंग नहीं रुकता तब तक मूवमेंट नहीं कर सकता। मेरी वजह से तो दूसरा मेरा साथी को जोखिम में नहीं डालना। तो कोई बात नहीं, जो होता है वो ऊपर वाला ईश्वर देखता है, हमारा हाथ में कुछ नहीं। बोला मेरा कमांडर मेरा हौसला बढ़ाता रहा, कुछ नहीं होगा। फिर जैसे धीरे 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 मेरा इतना दर्द बढ़ने लगा, विद इन हाफ एन आवर के अंदर मेरा पूरा पैर पूरा सूज गया, बुरी तरह हेवी स्वेलिंग हो गया। तो खून भी बह रहा है और मेडिसिन फर्स्ट एड भी दिया और पाउडर वगैरह जो भी मतलब लगाते हैं आजकल तो टेक्नोलॉजी ये हो गया, मेडिसिन का पता ही तो लगाता है, फिर भी वो रुका नहीं। तो जा ही रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने बेस कैंप में लाया, लगभग आई थिंक 12:30 बज गए तब तक, सुबह 5:30-6 बजे लगा। तो इतना दर्द में कसम से बताता हूँ, मेरा ऐसे ज़िंदगी दुश्मन को भी ना हो। और कितना दर्द मैम, खून तो रुक ही नहीं रहा। फिर उसके बाद में उन्होंने टेम्पररी, डॉक्टर जो है टेम्पररी मतलब एक राड लगा के कपड़ा ऐसे बांधा उन्होंने, मतलब हिलने से थोड़ा सा दर्द ज़्यादा होता है बल्कि बांधा, टाइट बांधा। फिर 2:30 बजे का लगभग हेली आया, बेस कैंप में हेलीकॉप्टर आया, 2-3 हेली आया। ये हेलीकॉप्टर से मेरे को रायपुर से एवेक्यूएट किया। रायपुर में तब तक मेरे को एयरपोर्ट पहुंचने तक मुझे होश था। तो फिर उसके बाद में धीरे धीरे मेरे को ब्लरिंग होने लगा, मतलब क्यों खून ज़्यादा बह गया। तो फिर उसके बाद मेरे को हॉस्पिटल लेके गए, मीडिया वाले सारे बहुत सारे आ गए थे मीडिया वाले जी। मेरे को कुछ पूछ रहे, मेरे को पता नहीं चल रहा है उसके बारे में, कुछ जिगर ही नहीं हो पा रहा है। मैंने तो इसे धीरे धीरे सोने जैसे हो गया मेरे को। जब मेरे को नींद खुला, ऑलरेडी 2 दिन हो चुके हैं, 2 दिन हो चुके हैं मुझे नींद खुला तब। तो 8 तारीख 7 तारीख को शायद नाइट 2-3 बजे का रात को मेरे को नींद खुला। तो बोला अभी भी इधर ही हॉस्पिटल में, हम घर में क्वार्टर में नहीं गए, आप अपने कैंपस में नहीं गए? बोला मैं, अरे आप रेस्ट करो। बोला मेरा 2-3 लोग मेरा अटेंडर थे, मेरा दोस्त लोग, बोला आप रेस्ट करो, अभी रेस्ट, बहुत दिन ये रेस्ट करना पड़ेगा आपको ठीक होने में, ठीक होना है ना। तो ठीक होने में बहुत टाइम लगा मुझे। और जैसे डॉक्टर सुबह आया, बोला अभी कैसे फील कर रहे हो? मेरे को ये नहीं पता है 2 दिन हो चुका है, मैं सोचा कि 2-4 घंटे के बाद नींद खुला है। तो बोला, मेरा दोस्त से पूछा तो उन्होंने बोला अरे 2 दिन हो गया सर आपका। मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि क्या हो गया। फिर मेरे को आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया, 4 पॉइंट समथिंग हो गया आपका। मतलब इतना कम होने के बाद बचना भी मुश्किल होता है बॉडी के अंदर। तो आप बचे हो, आपका जो बॉडी का इम्यूनिटी जो अच्छा है और आपका स्टेमिना अच्छा था, आप बच गए। और दूसरी बात है कि मुझे ये नहीं पता चला कि प्लेट भी इम्प्लांट किया पैर के अंदर 2, और ये दोनों बोथ साइड में एक राइट पैर में लगा दिया उन्होंने, इम्प्लांट कर दिया प्लेट्स, और ये पूरा काट के पूरा ये कर दिया मेरे को। और जैसे नीचे उतरने जा रहा हूँ मेरे को तब महसूस हुआ दर्द, अभी मैं कैसे चलूँगा, मेरा क्या हो गया। फिर बोला डॉक्टर बोला अभी आप व्हीलचेयर में चलिएगा, अभी कुछ नहीं करना, व्हीलचेयर में चलिएगा, कुछ दिन रेस्ट कीजिएगा, ठीक होगा। लेकिन क्या हो गया, उसका भीतर में मेरे को ठीक ही नहीं हो रहा। और जो क्या ऑपरेशन फर्स्ट सर्जरी जब हुआ था, उन्होंने क्या है कि बोन ग्राफ्टिंग करने से उस समय ठीक हो जाना था। बोन ग्राफ्टिंग किया नहीं तो गैपिंग रह गया, वो जो क्रश हुआ था उसका गैपिंग रह, फिलिंग होना मुश्किल हो गया। मेरा बॉडी के अंदर क्या हो गया, डिफिशियंसी, विटामिन डी का डिफिशियंसी हो गया। तो विटामिन डी का डिफिशियंसी होने की वजह से मेरा पैर का जो है जल्दी रिकवर नहीं हो पाया। आई थिंक मैंने 8 से 9 महीना में व्हीलचेयर में रहा, और उसके बाद
वाकर यूज़ किया मैंने। अभी यहाँ पे QMTA में आने तक, QMTA में जब तक आने तक मैंने स्टिक का यूज़ किया। और जो धीरे धीरे यहाँ पे जो देखा, और फिजियोथेरेपी मैंने यहाँ पे 2-4 महीने फिजियोथेरेपी भी कराया यहाँ पे आने से मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट्स भी मिला। अभी वेट वगैरह नहीं उठा सकता हूँ, फिर भी अपना काम के लिए मैं जो भी रूटीन वर्क्स जो है मैं कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, फिट है एकदम बढ़िया है। और कुछ इसके बाद जो है मेरा फैमिली मैटर में भी कुछ प्रॉब्लम हुआ, और उसके बाद जो यहाँ से मैंने डीन सर से मिला, उन्होंने मोटिवेट अच्छा किया, तो सब ठीक हुआ, एकदम बढ़िया है। और ये QMTA जो है मुझे अच्छा ज़िंदगी दी है, मैं यही बताना चाहता हूँ। QMTA का ज़िंदगी अच्छा दिया मेरे को, और रिहेबिलिटेशन कोर्स कराया। मैं एज ए अभी कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क मेंटेनेंस का किया, और पिछले साल का मैंने टॉपर भी रहा मेरा जो कोर्स का दौरान। और मैं अभी श्री बालाजी पुणे यूनिवर्सिटी में एज ए टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर पे काम कर रहा हूँ, OJT। अभी उधर छोड़ के अभी मैं यहाँ पे कोर्स भी करना, अभी कोपा कोर्स करूँगा। ये था मेरा जो यहाँ पे आने तक जो यहाँ तक की कहानी, यहाँ तक की कहानी बहुत ही रोचक और दिलचस्प कहानी। तो श्रोता, आपने सुना कि किस तरह से उनको चोट लगी और उसका पता भी नहीं चला, तो ये उनका जांबाजपन आपने देख लिया होगा कि किस तरह से। तो हम अब जानना चाहेंगे उनसे कि उनकी बचपन की कुछ यादें, और जिसमें कोई ऐसी प्रेरणादायी बात होगी कि जो उन्हें कभी याद है, बचपन की कोई घटना, तो वो हमें ज़रूर सुनाएं। जो मेरी बचपन की यादें जो है मैम बहुत सारे हैं, लेकिन मैं तो आपको पहले बता चुका हूँ, मैं NCC ज्वाइन किया। हाँ। तो मेरा गांव में आई थिंक 15 से 20 लोग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ऐसे BSF इस प्रकार का लोग रहते हैं, उनसे इंस्पायर हो गए हम। वो लोग जाते तो हमने क्यों नहीं जा सकते। हाँ हाँ। वो लोग ज्वाइन किया है, हमने क्यों जा सकते। तो ये जज्बा बचपन में ऐसे ही मतलब मन में ठान लिया, तो जाना ही जाना है। और दूसरी बात है कि मैं ग्रेजुएशन करते करते कि आर्मी में जाने के लिए बिफोर 21 में आना पड़ता है, एज रिस्ट्रिक्शंस हो गया 22 साल के अंदर। सर। तो मेरा 22 साल कंप्लीट हो गया, तब मैं तो जाना ही जाना। अभी ग्रेजुएशन में भी मैंने NCC कर लिया हूँ, अभी मैंने फौज में ज्वाइन करना है। तो जैसे BSF का इंटरव्यू था, ओपन इंटरव्यू, वहाँ पे जाके मैंने इंटरव्यू दिया और ज्वाइन किया। यही मेरे गांव वालों का इंस्पिरेशन में मैं, या वही सबसे बड़ा याद प्रेरणा थी आपकी बचपन की, उनकी वजह से BSF में आया मैम। तो दोस्तों, आपने सुना कि किस तरह से उनका बचपन बीता और कितनी प्रेरणा उनको अपने आसपास के लोगों से मिली। अब हम एक और बात कहना चाहेंगे कि जो भी युवा है हमारे, जो आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, और उनमें भी ये जज्बा ज़रूर आया होगा, तो वो भी चाहेंगे कि वो आर्मी, BSF, ये कोई भी फोर्स हमारी जो ज्वाइन करे, तो उसके लिए उनको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, इसके लिए आप थोड़ा सा उन्हें मार्गदर्शन करें। जी मैम, अभी मेरा साथी लोग तो पहले आपको बता दिया होगा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किस प्रकार से ज्वाइन करना होता है, किस तरफ से मेहनत करना होता है। मैं आपको BSF का बारे में मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि उसका मैं जो जानता हूँ वो बताना चाहता हूँ। BSF में अलग अलग पोस्ट है, ऐसे SOS बोलते हैं, सबऑर्डिनेट ऑफिसर, और इससे भी होता है CPOs में सारे होता है, ऑफिसर्स का भी होता है। जो आपने अभी जो आपका वो बताया वो कुछ नया है, और उसकी जानकारी हमारा जो ऐसे नहीं है। आर्मी का जो अग्निवीर का जो है वो आपने बॉम्ब डिस्पोजल कोर्स। अच्छा, तो इसके बारे में थोड़ा और विस्तारित बताएं तो हमारे युवा प्रेरणा लेंगे। जी, मैं ऐसे बम डिस्पोजल कोर्स 2013 में मैंने झारखंड में मैंने किया था जी। अपना कैंपस BSF का ही है, वहाँ पे भी सिविल पुलिस का सारे आता है जी सर। वहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो रहने वाला, झारखंड में रहने वाला पुलिस, सारे एंटायर ऑल इंडिया का पुलिस वहाँ पे कोर्स करते हैं। ऐसे नेपाल, श्रीलंका से भी आता है उस कोर्स के लिए, उस जो लोकेशन में। वहाँ पे तो बम डिस्पोजल का बारे में पूरा टेक्निकली किस प्रकार से बम बनाते हैं, IEDs वगैरह, एक्सप्लोजिव कैसे बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे फील्ड के बारे में हमारे ये जो श्रोता जान चुके, पर ये एक और जानकारी नहीं उन्हें मिलेगी, इसलिए आपसे जी, उसमें क्या किस प्रकार से बनाता है,
क्या क्या चीज़ का इसमें बना के मिला के उन लोग कंपोजिशन बना के उन लोग कहाँ से ये जो मटेरियल्स वगैरह लाते हैं। इसका आजकल तो क्या है कि ये जो बनाने में जो है और ज़्यादा ये मेहनत नहीं लगती, लेकिन इलीगल है। लोग तो वो कुछ समझना चाहिए देश के लिए अच्छा। हम लोग मेरा एक सिद्धांत है क्या है, मैं बचपन से मेरे पिताजी भी यही बोला, किसी को अच्छा नहीं कर सकते तो किसी को बुरा मत करो। जी नहीं जी सर, किसी को अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। लेकिन इस प्रकार से लोग जीना नहीं चाहते लोग, लेकिन कुछ अच्छा भी लोग होते हैं, कुछ खराब भी लोग भी होते हैं। इसमें क्या है मैडम, एक आप पता ही होगा जो बम डिस्पोजल की कितना ब्लास्ट हुआ, कितना लोग मरे लोग हर जगह में। पुणे में भी बहुत सारे हुए, जर्मन बेकरी में भी हुआ है। जी जी। और इसीलिए तो हमारे युवा इस तरह के फील्ड से जुड़े। झारखंड में बहुत सारे, और दिन में अब 2-3 साल से भी थोड़ा कम हुआ है। छत्तीसगढ़ में कितना ब्लास्टिंग होती थी, नक्सली लोग जो है कितना ब्लास्टिंग करते थे। इस प्रकार से जो ये लोग जो है ऐसे मतलब ये काम करते हैं। आप अगर बीएसएफ में हो, आर्मी में, किसी में भी जाएगा, ये कोर्स मिलता है। जी सर। ये कोर्स मिलने से हम सीख के उसका जो देश के लिए अपना कई लोगों की जान बचा सकते हैं। जान बचा सके और अपना देश का मान सम्मान बढ़ा सके और लोगों का मेन लोगों का जान बचाए और जो खतरा को टाला जाए। जी यही। पर फिजिकल फिटनेस किस तरह का रखे वो? जी आना है तो उसके लिए फिटनेस तो चाहिए। जो मैं ये बताना चाहता हूँ मैम, आज का डेट में मेरा फिजिकल जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जी सर। मैं 8-9 महीना व्हीलचेयर में रहा और कुछ दिन वॉकर में चलता, स्टिक में चलता रहा। फिर अभी आज का डेट में मेरे किसी का हेल्प की जरूरत नहीं है, लेकिन अपना काम करने के लिए मैं मतलब सक्षम हो गया। और दूसरी बात जो है, कोई डिसेबल नहीं है, आप मेंटली डिसेबल होते हैं। अपना दिल के अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं ये करके रहूंगा। मैं ऐसे दिल में ठान लिया ना मैडम, हर चीज हासिल हो सकता है। हाँ बिल्कुल। मैं पिछले साल जो CHNM कोर्स किया, मैं फर्स्ट आना है, कैसे भी हो मैं पढ़ाई करना है। पूरे दिन भर रात पर पढ़ाई किया, फर्स्ट आया, टॉपर आया। दिल में सोचा मैंने चलना फिरना है, सब कुछ करना है। अभी आज चल रहा फिर रहा हूँ। कुछ लोग सोचते हैं, मेरे जो साथी लोग जो भी है, अभी एक मेरा जो क्लासमेट जो बचपन का, वो भी बोलता है वो पैरालिसिस हो गया था, अभी वो भी धीरे धीरे मेरे को देख के चलना शुरू कर दिया उसने। देखिए मतलब एक जज्बा आपने बिल्कुल मैडम। अभी आज का डेट में ये बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे QMTI में आने के बाद मेरा जिंदगी बदल गया मैडम, और सबसे अच्छा लगने लगा। अभी मैं हम लोगों का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर जो 60 साल का सर्विस होते हैं, 60 साल उम्र तक हम सर्विस कर सकते हैं। अभी मेरा 23 साल सर्विस हो गया है। अभी 23 साल हो गया, 20 साल में VRS ले सकता है, 20 साल हो गया VRS ले सकता है। अभी मैं यहाँ इसलिए आया तो यहाँ पे कोर्स कर लूँ तो इन फ्यूचर बचा हुआ जिंदगी बच्चे के साथ अपना उनको भी दूं। सही बात है। ये देश के लिए तो इतना आपने अपना एक लक्ष्य रखा जी, बच्चे के लिए तो अपना साथ कुछ जिंदगी बिताऊं, और अभी इतना साल तक तो देश के लिए तो मैं कुछ किया हूँ, ऐसे मेरे को गर्व है। आप जब QMTI में आए और उससे पहले का नजरिया आपका क्या था जिंदगी की तरफ देखने का, और अब क्या है? जैसे मैंने यहाँ पे आया जी, तब तो मेरा पूरा दिमाग जो ब्लैंक था क्यों पूरा ब्लैंक था एकदम। हाँ। अभी इतना उम्र भी हो गया, अभी हमारा दिमाग में बैठेगा कि नहीं पढ़ाई। हाँ। और दूसरी बात है कि मैंने आपको पहले भी बता चुका, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी था फैमिली से, तो वो भी सही हो गया। और दूसरी बात है कि मेरा बच्चा भी बड़ा हो गया, 10th में अभी जा रहा है जी। अभी इधर आने के बाद मेरे को इतना मिला, अभी मैं इधर आने के बाद मेरे क्लास में टॉपर आया, और यहाँ पे मेरे को फिजियोथेरेपी करने के लिए मेरे को सबसे अच्छा मिला, और मैंने फिजियोथेरेपी बाहर कराया। मैं इतना अभी सक्षम हो गया हूँ जी सर। हाँ बिल्कुल सक्षम हो गया हूँ, लेकिन इतना है कि मैं अपना जिंदगी को किसी का सहारा का बिना मैं चल सकते हैं। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल मतलब QMTI ने हाँ बिल्कुल मैडम, बहुत अच्छा मुझे इधर रहने का घर दिया, उन्होंने घर दिया और विद्या दिया पढ़ने के लिए, उन्होंने अच्छा सिखाया, और बढ़िया जिंदगी सेटल होने के लिए उन्होंने रास्ता दिखाया। बहुत बहुत बढ़िया। तो सर अब एक अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप जिस तरह से आपने अपनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद और एक हौसला रखा, एक जज्बा रखा जिंदगी को जीने का, तो इस तरह से जो श्रोता हमारे इस तरह से जो डिसेबल्ड है, और उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे कि वो कैसे जिया जिंदगी को? जी मैडम, आपने जो सही सवाल पूछा है,
जो जब भी हम हारने का कभी दिल में नहीं टालना, मैं जीता हूं करके जीना है, तब आपको कुछ मंजिल हासिल होगा। आप पहले मैं हार गया हूं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, दिल में टान लिया ना, और पीछे ही टांग खींचता रहेगा वो। अगर मैं आगे जाना है, मेरा टारगेट पहुंचना है, मैं उसको पकड़ना है। अभी जैसे मेरे साथ 5 बजे का ट्रेन है, मैं जाना है, 5:30 बजे जाने से तो नहीं मिलेगा ना। ऐसे ही मैं आगे जाना है, मेरा जिंदगी में कुछ हासिल करना है, अपना कॉन्फिडेंस रखना है। और कभी भी मन के अंदर 2 भावना पैदा होती है, एक पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। कभी भी नेगेटिविटी की तरफ सोचना ही नहीं। अगर नेगेटिविटी की तरफ सोचोगे, जैसे आप देखे होंगे काफी लोग तो आजकल मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं। जी सर। वो बिल्कुल मैं बता रहा हूँ ना, मेरे को सबसे बड़ा वही है। मैं कभी नेगेटिविटी में नहीं सोचा। हाँ, होगा पक्का होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। हाँ। उस नहीं होगा की तरफ मत देखना, होगा करके आगे जी कर निकलना, यही है मैडम। बहुत बहुत बढ़िया सर, और आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, और हमारे श्रोता भी बहुत प्रेरणा ले रहे होंगे आपसे। तो दोस्तों, हमने बहुत सारा संघर्ष देखा और बहुत कुछ सीखा है वीरप्पा जी से कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है। तो उनके लिए एक बात कहना चाहूँगी कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये सीख उन्होंने आज हमें दी है। और इसी तरह अगले एपिसोड में हम मिलेंगे एक जाबाज सिपाही से। और वीरप्पा जी, आप यहाँ आए और इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई, बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छी प्रेरणा सबको दी आपने, तो आपका बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में मिलते हैं इसी तरह एक और जाबाज सिपाही से। तब तक सुजाता को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। नमस्ते।